बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बढ़त बनाकर जीत दर्ज की है। जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए की मीटिंग में नेता का नाम तय किया जाएगा, फिर इसका औपचारिक ऐलान होगा। यही नहीं, स्थितियों को भांपते हुए नीतीश ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के निर्णय के मुताबिक आगे काम होगा। वहीं उन्होंने एलजेपी से जुड़े सवाल पर कहा कि कहां क्या हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी को पता लगाना है। सवाल ज्यादा सीटों पर हार को लेकर हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा कि एक एक सीट का विश्लेषण किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक बार फिर घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाए गए कदमों के कारण देश पहली बार मंदी में चला गया है। राहुल के हमलों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर पलटवार किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्यों उनका वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है और क्यों कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 2 बार बुरी तरह मात खा चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर अपनी किताब में बड़ी बात कही है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नर्वस और कम योग्यता वाला बताया है। किताब में ओबामा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र भी किया है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी रहे हैं, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस, बेडौल गुणवत्ता वाला भी बताया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमी पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी चीनी सेना को ढूंढने से भी नए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। चीन के युवा अब सेना की बजाय अन्य आकर्षक नौकरियों में जाना पसंद कर रहे हैं, जिससे पीएलए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। यही नहीं, चीन के करीब 5 करोड़ 70 लाख पूर्व सैनिकों में भी रिटायरमेंट के बाद अब सुविधाएं नहीं मिलने पर असंतोष भड़क रहा है। इन पूर्व सैनिकों को मनाने के लिए अब चीन सरकार लॉलीपॉप देने में जुट गई है। चीन से प्रकाशित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन की सेना पढ़े लिखे युवाओं को आकर्षित करने में असफल साबित हो रही है। इन युवाओं के पास अब अपने पूर्व की पीढ़ी के मुताबिक ज्यादा कैरियर विकल्प हैं। वुहान यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर किन क्लियाउन ने कहा है कि चीन को ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि युवाओं के लिए सेना आकर्षक कैरियर विकल्पों में बनी रहे। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति से विश्व के ताकतवर देश भी चिंतित हैं। दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ सरहद पर तैनात हैं। एलएसी पर बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस भी चिंता में है। रूस ने कहा कि अगर भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता है तो पूरे यूरेशिया क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। इसके साथ ही रूस ने भारत को दिए जाने वाले हथियार S-400 को जल्दी से जल्दी मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। भारत और चीन से तनाव के बीच रूस अगर भारत को S-400 मिसाइल देता है तो भारत को निश्चित रूप से सैन्य ताकत बढ़ेगी। रूस का S-400 सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे उत्तम सिस्टम से एक है। मध्यम से लंबी दूरी तक इसका रडार 400 किलोमीटर यानी 249 मील की सीमा तक आने वाली विमानों को स्पॉट और ट्रैक कर सकता है और लक्ष्य पर कई मिसाइलों से एक साथ हमला कर सकता है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल में प्रभावित हुए उद्योग धंधों को फिर से जमाने के लिए अपनी ओर से हर संभव मदद कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 हितग्राहियों के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खातों में जमा कराई। साथ ही कहा है कि पहले साल 10,000 रुपए ब्याज मुक्त दिया जाएगा। समय पर चुकाने पर अगले साल 20,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। इसमें हितग्राही का ब्याज सरकार चुकाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन करना पड़ा। इसकी वजह से छोटे कारोबारियों को सर्वाधिक नुकसान हुआ। इन्हें फिर पैरों पर खड़ा करके अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शहरी पथ विक्रेता को ब्याज मुक्त ऋण दिलाने की योजना बनाई। प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए अपनी ओर से योजना लागू कर दी। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल के मौसम में भारी बदलाव होगा। शनिवार को दिवाली के मौके पर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 15 नवंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है।
पूरे प्रदेश में 18 नवंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में कमी आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता से प्रदेश में मौसम बदलने जा रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बीते करीब 1.5 माह से बारिश नहीं हुई है। शुष्क ठंड ने लोगों की परेशानी अब बढ़ा दी है। किसानी बागवानी करने वालों को भी बारिश का इंतजार है। ऐसे में प्रदेश में 13 से 18 नवंबर तक के लिए जारी हुए मौसम के पूर्वानुमान के लिए कई लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। राम मंदिर पर आए फैसले के बाद पहली बार दिवाली मना रही रामनगरी पूरी तरह जगमगा उठी है। संपूर्ण अयोध्या की कल्पना साकार लेती दिख रही है। आज मुख्य दीपोत्सव पर राम की पौड़ी पर 5,51,000 दीपों से अयोध्या का वैभव दिखाई देगा। वहीं 14 मंदिरों में भी 54,000 दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में पहला दीप जलाकर करेंगे। पिछले साल राम की पौड़ी पर 4,04,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल के आह्वान का मजाक उड़ाया है। चीनी अखबार ने दावा किया है कि प्रकाश पर्व दिवाली पर चीन के एलईडी लाइटों के बिना दिवाली काली हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत के अधिकारियों के आह्वान के बाद भी चीन के एलईडी लाइट की भारत में जोरदार डिमांड है और कई कंपनियों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने खबर में लिखा है कि भारतीय अधिकारियों की एलईडी लाइट के स्थानीयकरण की अपील के बाद भारत के दिवाली त्योहार पर चीनी निर्यातक भारतीय उत्पादों को गुणवत्ता, सर्विस और दाम के मामले में पीछे छोड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोगों से स्थानीय उत्पादों की मदद से दिवाली मनाने के लिए कहा है।